नमस्कार, मैं अरविंद। स्वागत है आप सभी का 8वीं कक्षा की इस कक्षा में। हम सभी हिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं। तो आइए उसी कड़ी में आज का हमारा पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न है, मौर्य शासन की स्थापना किसने की थी? मौर्य शासन की स्थापना किसने की? बिंदुसार ने, अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने या बृहद्रथ ने? तो हम सभी जानते हैं कि मौर्य शासन की जो स्थापना करने वाले शासक हुए उनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के पतनोपरांत क्या किया? मगध पर मौर्य वंश का शासन प्रारंभ किया। इनकी जो राजधानी हुआ करती थी, जब मौर्य वंश की स्थापना हुई तो उसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। क्या थी? पाटलिपुत्र। इनका राज चिन्ह था मयूर। राज चिन्ह मयूर था। इस वंश ने मगध पर 323 बीसी से 184 बीसी तक शासन किया। 184 बीसी तक शासन किया। इस वंश का जो अंतिम शासक हुआ, अंतिम शासक बृहद्रथ था। अंतिम शासक बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या इसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने किया। पुष्यमित्र शुंग ने किया। इसकी हत्या के बाद पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की और उसका शासक बना। तो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य का प्रमुख सलाहकार कौन था? मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य का प्रमुख सलाहकार कौन था? कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य कहते हैं, अश्वघोष या विष्णुगुप्त या बाणभट्ट? तो प्रमुख सलाहकार कौन था? कौटिल्य थे। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। कौटिल्य या चाणक्य इनके प्रमुख सलाहकार थे। ये चंद्रगुप्त के पुरोहित तथा प्रधानमंत्री हुआ करते थे। पुरोहित तथा प्रधानमंत्री थे। इनकी जो रचना है, इनकी जो पुस्तक या ग्रंथ है, जो उसे हम अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं। उसे हम अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं। अर्थशास्त्र राजनीति और प्रशासन पर लिखी गई ग्रंथ है। कौटिल्य की अर्थशास्त्र। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य द्वारा लिखित प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा था? अभी हमने देखा अर्थशास्त्र। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में मौर्य प्रशासन के किस प्रमुख विभाग का उल्लेख है? अर्थशास्त्र में मौर्य प्रशासन के किस प्रमुख विभाग का उल्लेख है? न्याय विभाग, रत्न विभाग या राजस्व विभाग या नगर विभाग? तो मौर्य प्रशासन के किस प्रमुख विभाग का उल्लेख था? राजस्व विभाग का। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। राजस्व विभाग प्रमुख विभाग इसलिए था कि विशाल मौर्य साम्राज्य को चलाने के लिए वित्तीय व्यवस्था सुदृढ़ चाहिए। जो वित्तीय व्यवस्था है वह सुदृढ़ होनी चाहिए। बिना राजस्व के प्रशासन चलेगा कैसे? तो इसलिए राजस्व विभाग प्रमुख विभाग था। जो राजस्व व्यवस्था का संचालन करता था उसे हम समहर्ता कहते थे। क्या कहते थे? समहर्ता। जो अधिकारी, सर्वोच्च अधिकारी था, उसे समहर्ता के नाम से जानते थे। कौटिल्य ने राजस्व के आय के 7 साधनों का उल्लेख किया है। 7 साधनों का उल्लेख किया है। पहला जिसमें है दुर्ग, राष्ट्र, खान, सेतु, वन, व्रज और वणिक पथ। ये साधन थे, 7 साधन थे जहां से राजस्व आय जो था आता था। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, राजस्व विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में अमात्य का पद किससे संबंधित था? मौर्य काल में अमात्य का पद किससे संबंधित था? सैनिक प्रमुख, न्यायाधीश, मंत्री या पुजारी? तो अमात्य का पद मंत्री से संबंधित था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, मंत्री से संबंधित था।
अमात्य के बारे में कौटिल्य ने कहा है कि राजस्व रूपी रथ का पहिया बिना योग्य अमात्यों के संचालित नहीं किया जा सकता। कौटिल्य ने कहा है कि राजस्व रूपी रथ का पहिया बिना योग्य अमात्यों के संचालित नहीं किया जा सकता। तो मंत्री, अमात्य, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में कौन सा अधिकारी राज्य की आर्थिक नीतियों का प्रमुख था? कौन सा अधिकारी राज्य की आर्थिक नीतियों का प्रमुख था? तो हम सभी जानते हैं समहर्ता। समहर्ता आर्थिक नीतियों का प्रमुख अधिकारी था। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। जो राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था, कौन? समहर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य शासन के दौरान कौन सा अधिकारी शहरी प्रशासन की देखभाल करता था? मौर्य शासन के दौरान कौन सा अधिकारी शहरी प्रशासन की देखभाल करता था? नगरक, युक्त, दंडपाल या ग्रामिक? तो वो अधिकारी जो शहरी प्रशासन की देखभाल करता था उसे हम नगरक के नाम से जानते थे। किस नाम से? नगरक के नाम से। नगर का प्रमुख अधिकारी होता था यह। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। दंडपाल जो था यह सेना की सामग्रियों को जुटाता था। सेना की सामग्रियों को जुटाता था दंडपाल। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य प्रशासन में जासूसी विभाग का प्रमुख कौन था? जासूसी विभाग का प्रमुख कौन था? सूत्राध्यक्ष, दंडनायक, महामात्य प्रसर्ग या प्रादेशिक? तो जासूसी विभाग का प्रमुख कौन था? महामात्य प्रसर्ग। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, महामात्य प्रसर्ग। गुप्तचरों की बात करें तो गुप्तचरों को अर्थशास्त्र में गूढ़ पुरुष कहा गया है। क्या कहा गया है? गूढ़ पुरुष कहा गया है। अर्थशास्त्र में दो प्रकार के गुप्तचरों की बात की गई है, एक तो संस्था और दूसरा संचार। एक संस्था और एक संचार। संस्था ऐसे गुप्तचर थे जो अस्थाई और संस्थाओं में संगठित होकर कार्य करते थे। संस्था, ऐसे गुप्तचर जो अस्थाई और संस्थाओं में संगठित होकर कार्य करते थे। ये कितने प्रकार के होते थे? तो 5 प्रकार के होते थे। वहीं संचार की बात करें तो ऐसे गुप्तचर जो भ्रमणशील रहकर गुप्तचरी का कार्य करते थे, उन्हें संचार करते थे। जो भ्रमणशील रहकर गुप्तचरी का कार्य करते थे। इनकी जो संख्या 4 प्रकार की बताई गई है। इनकी संख्या 4 प्रकार की बताई गई है। महामात्य प्रसर्ग जासूसी विभाग का या गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में किस अधिकारी को कर संग्रहण का कार्य सौंपा गया? किस अधिकारी को कर संग्रहण का कार्य सौंपा गया? समाहर्ता, शुल्काध्यक्ष, योगचारी या नगरक? समाहर्ता। ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही है। संग्रहण का कार्य, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में सामरिक मामलों के प्रमुख अधिकारी को क्या कहा जाता था? सामरिक मामलों को, सामरिक का मतलब युद्ध, युद्ध रणनीति। युद्ध रणनीति मामलों के प्रमुख अधिकारी को क्या कहा जाता था? महादंडनायक, सेनापति, महामात्र या सूत्राध्यक्ष? या सूत्राध्यक्ष। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, सेनापति। सेनापति युद्ध रणनीति के मामलों का प्रमुख अधिकारी हुआ करता था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के किस शिलालेख में मौर्य प्रशासन की कल्याणकारी कार्य का विस्तृत विवरण है? तो कल्याणकारी कार्य का विस्तृत विवरण किस शिलालेख में है? पहला शिलालेख, दूसरा शिलालेख, तीसरा शिलालेख या 5वां शिलालेख? तो जो कल्याणकारी कार्य का विवरण मिलता है हमें 5वें शिलालेख में मिलता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, 5वां शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य शासन में कौन सा अधिकारी न्याय व्यवस्था का प्रमुख था? न्याय व्यवस्था का प्रमुख, प्रादेशिक, महादंडनायक या न्यायाध्यक्ष या सेनापति? तो न्याय व्यवस्था का प्रमुख कौन होगा? न्यायाध्यक्ष। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, न्यायाध्यक्ष। न्याय व्यवस्था की बात करें तो 2 प्रकार के न्यायालय हुआ करते थे। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के न्यायालय। एक को हम धर्म अस्थि के नाम से जानते थे, एक को हम
धर्मस्थी के नाम से जानते थे, धर्मस्थी न्यायालय। और दूसरा जो था कंटक शोधन, कंटक शोधन न्यायालय के नाम से जानते थे। धर्मस्थी न्यायालय को हम दीवानी न्यायालय के नाम से भी जानते थे, दीवानी न्यायालय। और वहीं कंटक शोधन को फौजदारी, फौजदारी न्यायालय। इसका जो प्रमुख होता था, इसका जो न्यायाधीश होता था, उसे हम व्यवहारिक कहते थे, और इसका जो न्यायाधीश होता था उसे हम प्रतिष्ठा कहते थे, व्यवहारिक और प्रतिष्ठा। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में समहर्ता पद किससे संबंधित था? अभी हमने देखा राजस्व संग्रहण से, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, राजस्व संग्रहण, राजस्व संग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में किस अधिकारी के पास कृषि और जल संसाधन की देखरेख का कार्य था? किस अधिकारी के पास कृषि और जल संसाधन की देखरेख का कार्य था? सीताध्यक्ष, धर्म महामात्र, लक्षणाध्यक्ष या प्रादेशिक? देखरेख का कार्य किसके पास था? सीताध्यक्ष के पास। ऑप्शन ये आपका बिल्कुल सही है, सीताध्यक्ष। यह राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था, राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था सीताध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में धर्म महामात्र का कार्य क्या था? धर्म महामात्र का कार्य, धर्म का प्रचार प्रसार करना, कर संग्रह, सैन्य संचालन या व्यापार और वाणिज्य? तो धर्म महामात्र का कार्य था धर्म का प्रचार प्रसार करना। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही, धर्म का प्रचार प्रसार। अगला क्वेश्चन, अशोक ने किस अधिकारी को धर्म प्रचार हेतु नियुक्त किया? अशोक ने किस अधिकारी को धर्म प्रचार हेतु नियुक्त किया? धर्म महामात्र को, सेनापति को, अमात्य को या नगरक को? तो किसे किया? धर्म महामात्र को। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, धर्म महामात्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का सबसे प्रसिद्ध शिलालेख कौन सा है? सबसे प्रसिद्ध शिलालेख रुक्मिणीदेवी स्तंभ लेख, सोपारा स्तंभ लेख शिलालेख, गिरनार शिलालेख या पाटन शिलालेख, या पाटन शिलालेख? तो हम सभी जानते हैं कि अशोक का जो प्रसिद्ध शिलालेख है उसे हम रुक्मिणीदेवी स्तंभ लेख के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, रुक्मिणीदेवी स्तंभ लेख। यह जो स्तंभ लेख है यह नेपाल की तराई में है, नेपाल की तराई में स्थित है। इसकी खोज की बात करें तो खोज करता है फ्यूरर, फ्यूरर। कहा जाता है कि अशोक अपने शासनकाल के 20वें वर्ष लुम्बिनी जाता है, 20वें वर्ष लुम्बिनी जाते हैं। वहां का जो कर था 1/6 उसे घटाकर 1/8 कर देते हैं, 1/8 कर देते हैं। तो ऑप्शन आपका बिल्कुल से रुक्मिणीदेवी स्तंभ लेख। अगला क्वेश्चन, मौर्य प्रशासन में प्रमुख जासूस को किस नाम से जाना जाता था? प्रमुख जासूस को किस नाम से जाना जाता था? अभी हमने देखा महामात्य प्रसर्प, सूत्रधार, दंडपाल या नगरक। तो हम सभी ने अभी देखा है महामात्य प्रसर्प को। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में युद्ध नीति और सुरक्षा का निरीक्षण किसके अधीन था? युद्ध नीति और सुरक्षा का निरीक्षण किसके अधीन था? सेनापति के अधीन, दंडनायक या महादंडनायक या सूत्राध्यक्ष? तो सुरक्षा और युद्ध नीति का जो निरीक्षण था वह सेनापति के अधीन था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, सेनापति। दंडनायक था सेना सामग्री को जुटाने वाला, महादंडनायक था न्याय और कानून व्यवस्था को स्थापित करने वाला, व्यवस्थित करने वाला, और सूत्राध्यक्ष जो था कताई बुनाई का अध्यक्ष था, कताई बुनाई विभाग का। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य प्रशासन में किस अधिकारी को व्यापार और वाणिज्य का निरीक्षण करने का कार्य सौंपा गया था? किस अधिकारी को व्यापार और वाणिज्य का निरीक्षण करने का कार्य सौंपा गया था? लक्षणाध्यक्ष को, पौतवाध्यक्ष को या पत्तनाध्यक्ष को या व्यवहारिक अधिकारी को? तो किसे सौंपा गया था? पत्तनाध्यक्ष को। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, पत्तनाध्यक्ष। पौतवाध्यक्ष जो था वह मापतौल का था, मापतौल का अधिकारी था। लक्षणाध्यक्ष जो था यह छापे खाने का था, छापे खाने विभाग का अध्यक्ष था।
तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में सेना के लिए हथियारों का निर्माण और वितरण किस अधिकारी के अधीन था? मौर्य काल में सेना के हथियारों का निर्माण और वितरण किस अधिकारी के अधीन था? आयुधाध्यक्ष, सूत्राध्यक्ष, सेनापति या नगरक? तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, आयुधाध्यक्ष। आयुधाध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य प्रशासन में सूत्राध्यक्ष का कार्य क्या था? अभी हमने देखा है व्यापार का नियंत्रण, कृषि की देखभाल, नमक का प्रबंधन, कताई बुनाई विभाग का अध्यक्ष। तो अभी हमने देखा सूत्राध्यक्ष का जो कार्य था वह था कताई बुनाई विभाग का अध्यक्ष। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, कताई बुनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक द्वारा किस भाषा का प्रयोग अपने शिलालेख में किया गया? अशोक द्वारा किस भाषा का प्रयोग अपने शिलालेख में किया गया? संस्कृत, पाली या प्राकृत या तमिल? हम सभी जानते हैं कि अशोक के शिलालेखों में प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य प्रशासन में ग्रामिक कौन था? ग्रामिक कौन था? एक नगर अधिकारी, एक ग्राम प्रधान या एक राजस्व अधिकारी या एक न्यायाधीश? ग्रामिक कौन था? एक ग्राम प्रधान था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, ग्राम प्रधान ग्रामिक था। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में महामात्र किसका प्रमुख था? महामात्र किसका प्रमुख था? धर्म और न्याय का, व्यापार का, कर संग्रहण का या कृषि का? तो महामात्र धर्म और न्याय का प्रमुख था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, कौटिल्य ने किस ग्रंथ में मौर्य प्रशासन की विस्तृत व्याख्या की? किस ग्रंथ में मौर्य प्रशासन की? महाभारत में, राजतरंगिणी में, अर्थशास्त्र में, मनुस्मृति? हम सभी जानते हैं कि कौटिल्य का जो ग्रंथ है वह अर्थशास्त्र है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, अर्थशास्त्र। अगला प्रश्न, मौर्य काल में मुख्य न्यायाधीश किसे कहा जाता था? मुख्य न्यायाधीश किसे कहा जाता था? धर्म महामात्र को, न्यायाध्यक्ष को, सेनापति को या अमात्य को? मुख्य न्यायाधीश कहते थे न्यायाध्यक्ष को। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, अभी हमने देखा है। अगला प्रश्न है, मौर्य शासन में राजकीय सड़कों का निर्माण और रखरखाव किस अधिकारी का कार्य था? राजकीय सड़कों का निर्माण और रखरखाव किस अधिकारी का कार्य था? पत्तनाध्यक्ष का, नगरक का, एग्रोनोमोई का या अन्नाध्यक्ष का? तो हम सभी जानते हैं सड़कों का निर्माण या रखरखाव एग्रोनोमोई का कार्य था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, एग्रोनोमोई। अगला प्रश्न है, अशोक के शासनकाल में किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी? अशोक के शासनकाल में किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी? गणराज्य, एकाधिकारी शासन या संघ राज्य या सैन्य शासन? तो अशोक के शासनकाल में एकाधिकारी शासन था, एकाधिकारी शासन। अगला प्रश्न है, मौर्य शासन में राज्य की सीमा की सुरक्षा का कार्य किस अधिकारी के अधीन था? सीमा की सुरक्षा का कार्य किस अधिकारी के अधीन था? सीमाध्यक्ष, पत्तनाध्यक्ष, नगरक, सेनापति? सीमा की सुरक्षा का कार्य सीमाध्यक्ष। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, सीमाध्यक्ष के पास था या सीमाध्यक्ष के अधीन था। तो आज की कक्षा में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।